स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आज हम एक सीरियस इशू पे बात करेंगे, यानी प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स। जी हाँ, दुनिया भर में इंडिया के एक्सपोर्ट्स के खिलाफ एक क्लियर और सिस्टमैटिक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इंडिया, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में शुमार है, अपने एक्सपोर्ट्स के दम पर ग्लोबल मार्केट्स में अपनी धूम मचा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही। मिस इन्फॉर्मेशन, बायस्ड रिपोर्टिंग और डेलिबरेटिव नेगेटिव नैरेटिव्स के जरिए इंडिया के एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज और इंटरनेशनल रेपुटेशन को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ सेक्टर्स में यह प्रोपेगेंडा इतना क्लियर है कि एकदम सामने दिख जाता है, लेकिन कुछ एरियाज में यह इतना छुप के होता है कि समझना मुश्किल हो जाता है। भाई, एक बात तो आप अच्छे से समझते होंगे, जब भी कोई डेवलपिंग नेशन ग्लोबल स्टेज पर चमकने लगता है तो कुछ डेवलप्ड कंट्री और वहां के लोगों को मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है, और यही मिर्ची बन जाती है प्रोपेगेंडा का तड़का। एक जमाना था जब हम सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन, जूट या स्पाइसेस। लेकिन आज भारत दुनिया का टॉप फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स, आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स और एग्री टेक्नोलॉजी सप्लायर्स में से एक है। आज भारत के पोर्ट से लाखों कंटेनर निकलते हैं, जिसमें मेडिसिन, टेक्सटाइल, सॉफ्टवेयर कोड्स, राइस, स्पाइसेस, इंजीनियरिंग के गुड्स, हर चीज शामिल है। और यह है असली भारत का दम। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही इंडिया के एक्सपोर्ट नंबर्स तेजी से बढ़ने लगती हैं, तो किसी ना किसी वेस्टर्न मीडिया आउटलेट से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकलती है। इंडियाज ड्रग्स आर अनसेफ, टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स फाउंड इन इंडियन स्पाइसेस, इंडियाज राइस फेल्स EU स्टैंडर्ड, इंडियन IT कंपनीज आर अंडर लेबर स्क्रूटनी। बस हेडलाइंस पढ़ के ही शक होने लगता है कि क्या सच में हमारी क्वालिटी खराब है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी इतनी सिंपल नहीं है। यह कहानी है कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, ग्लोबल नैरेटिव्स और पावर डायनेमिक्स की। दरअसल जब एक नया प्लेयर टेबल पर आके गेम जीतने लगता है, तो पुराने प्लेयर्स या तो उसे एक्सेप्ट करते हैं या उसकी इमेज डिस्टॉर्ट करने की कोशिश। और अनफॉर्चुनेटली कई बार वेस्टर्न मीडिया, पॉलिसी मेकर्स और NGOs मिलकर ऐसा करते हैं, सटल, स्ट्रैटेजिक और सोफिस्टिकेटेड तरीके से। यहां सिर्फ एक क्रिटिसिज्म नहीं, यहां होती है नैरेटिव की लड़ाई, जिसमें भारत को चीप बट लो क्वालिटी ब्रांड बनाने की कोशिश होती है। और विडंबना यानी कि आयरनी यह है कि जब वही प्रोडक्ट्स उन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज में ह्यूज डिमांड के साथ बिकते हैं, तो उनका ओरिजिन कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी जो बिहाइंड द सीन्स डेवलप्ड होती है, ताकि ग्लोबल कंज्यूमर्स का भरोसा भारतीय गुड्स पर ना बन सके। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी बात को एक्सपोज करेंगे कि कैसे वेस्टर्न और अदर कंट्रीज भारत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलाती हैं। आज हम समझेंगे कि ग्लोबल परसेप्शन कैसे बनाया जाता है, कैसे बदला जाता है और कैसे उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। दोस्तों, सवालों की एक पूरी लंबी लिस्ट है। किस तरह से इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर स्पेसिफिक एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं, आखिर कौन लोग होते हैं इस प्रोपेगेंडा के पीछे, कैसे ट्रेड रूल्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और मीडिया नैरेटिव्स का मिसयूज किया जाता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। अगर आप इंडिया के एक्सपोर्ट सीन को देखें तो एक बात क्लियर है, हमारा एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो ना तो सिर्फ डाइवर्स है, बल्कि इकोनॉमिक एम्बिशंस का प्रतिरूप है। अकॉर्डिंग टू द IMF, 2025 में इंडिया की GDP $4.27 ट्रिलियन तक हो सकती है, जो 2015 के $2.1 ट्रिलियन से ऑलमोस्ट डबल है। यानी पिछले एक दशक में भारत की इकोनॉमी डबल हो चुकी है। आंकड़ों के लिहाज से हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया के एक्सपोर्ट में हिस्टोरिक राइज देखने को मिला। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज और WTO के निराशजनक एस्टिमेट्स को पीछे छोड़ते हुए भारत का एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिकॉर्ड $820.93 बिलियन तक बढ़ा है, जो पिछले साल के $778.13 बिलियन की तुलना में 5.5% ज्यादा है। अब यह ग्रोथ वर्ल्ड के ट्रेड में इंडिया की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से प्रेरित है। अब इसमें अमेरिका, UAE, नीदरलैंड्स, UK और जापान हमारे टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं। फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जहां 2023-24 में ड्रग्स और फार्मा एक्सपोर्ट्स 9.67% से बढ़कर $27.9 बिलियन तक पहुंच गए। अमेरिका, UK, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राजील हमारे टॉप फार्मा मार्केट्स हैं, जिसमें अमेरिका अकेले हमारे 31% फार्मा एक्सपोर्ट्स का मार्केट है। उसके बाद आता है UK और फिर आता है नीदरलैंड्स, जो अबाउट 3% ईच एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा IT सर्विसेज में बैंगलोर से हैदराबाद तक, नोएडा से गुरुग्राम तक फैले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को चला रहे हैं। हमारे इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी अब नए एक्सपोर्ट के चैंपियंस बन रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट लगभग $23.5 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के
ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 54% की मजबूत वृद्धि है। इंडिया का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट अमेरिका को $4.7 बिलियन से बढ़कर $7.4 बिलियन और यूके को $0.2 बिलियन से बढ़कर $1.5 बिलियन हो गया है। एंड यू मस्ट नो दैट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एग्रीकल्चर में बासमती राइस, स्पाइसेस, टी, कॉफी और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मजबूत है, जो कॉटन, सिल्क और रेडीमेड गारमेंट्स हर कॉन्टिनेंट में भेज रही है। 2023-24 में इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $35.87 बिलियन था, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स का हिस्सा 41%, उसके बाद आए होम टेक्सटाइल्स जो कि 34% थे, जबकि बाकी हिस्सा मैनमेड फाइबर्स, वूल, जूट, हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट्स का था। अब ये डेटा बताता है दोस्तों कि हम सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस है। दोस्तों, इंडिया की ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स में भी शिफ्ट ला रही है, और यही शिफ्ट किसी और को सूट नहीं कर रहा। वेस्टर्न कंट्रीज जो डिकेड तक ग्लोबल सप्लायर्स रहे, अब इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस के उदय से अनकंफर्टेबल है। जब इंडियन जेनरिक्स ने वेस्टर्न फार्मा कंपनीज के $1 बिलियन प्रॉफिट्स को चैलेंज किया, या आईटी सर्विसेज ने ऑन साइट जॉब्स के लिए कंपीट किया, ऐसे में क्वालिटी कंसर्न्स, लेबर इश्यूज और एथिकल सोर्सिंग जैसे नैरेटिव्स उछाले गए, मोस्टली इंडियन प्रोडक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। और यहां पे दोस्तों हमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न भी दिखता है कि जब कोई कंट्री जैसे कि भारत अपने एक्सपोर्ट्स ग्राफ को ऊपर लेके जाता है तो उसके प्रोडक्ट्स पे क्वेश्चंस उठने लगते हैं, स्टैंडर्ड्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने लगते हैं, और मीडिया कवरेज सिलेक्टिवली नेगेटिव होने लगती है। और आयरनी यह है कि जब वही स्टैंडर्ड्स किसी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए अप्लाई किए जाते हैं तो या तो एक्सेप्शन मिलता है या कन्वीनियंटली उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। जब हम कह रहे हैं कि इंडिया इज बिकमिंग अ मेजर ग्लोबल एक्सपोर्टर, इसका मतलब सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं है, इसका मतलब है कि हम ग्लोबल नैरेटिव्स के बैटलफील्ड में भी एंटर कर चुके हैं, और यह बैटलफील्ड नंबर से नहीं परसेप्शन से जीता जाता है। यह कोई एक दिन का काम नहीं होता। पहले एक डाउट क्रिएट किया जाता है, फिर उस डाउट को रीइंफोर्स किया जाता है, जिसके लिए इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स या कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स का रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है। फिर वही बात मीडिया में घुमा फिरा के बार बार रिपीट होती है जब तक लोग उसे सच ना मान लें, और इसे बोला जाता है दोस्तों रेपिटेशन बायस। जब एक झूठ बार बार सुना जाता है तो दिमाग उसे सत्य समझने लग जाता है। दरअसल ये सब करने के पीछे इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। जब इंडिया का एक सेक्टर जैसे कि जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स वेस्टर्न मल्टीनेशनल के मार्केट्स के शेयर को थ्रेटन करता है, तो उन कंपनीज के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो खुद इनोवेट करें या फिर कंपटीशन को अंडरमाइन करें। यह अंडरमाइनिंग का इजीएस्ट तरीका है ट्रस्ट तोड़ना। अगर दुनिया भर के लोगों का भरोसा इंडियन मेडिसिन, स्पाइसेस, सॉफ्टवेयर या फैब्रिक से उठ जाए तो इंपोर्ट की डिमांड गिर जाती है, और जब डिमांड गिरती है तो वहां लोकल यानी कि वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को स्पेस मिलता है रिबाउंड करने का। अब इसे अभी हाल ही के एग्जांपल से आपको बखूबी कनेक्ट करके समझाता हूं। हालांकि ये इंडिया की ही एक कंपनी द्वारा इंडिया की बाकी कंपनियों के अगेंस्ट ये स्ट्रैटेजी करने की कोशिश थी। बाबा रामदेव, योग गुरु पतंजलि के फाउंडर, उनका गेम परसेप्शन की मास्टर क्लास थी। दोस्तों, जब उन्होंने पतंजलि के साथ मार्केट में कदम रखा तो उनका पहला निशाना था देसी और स्वदेशी के जज्बात को जगाना। यह सिर्फ इमोशनल मार्केटिंग नहीं बल्कि एक इमोशनल नैरेटिव था जो उन्होंने दिमाग में घर करने के लिए बनाया था। मल्टीनेशनल ब्रांड्स जैसे कि कोलगेट, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनके प्रोडक्ट्स को उन्होंने एक ही स्ट्रोक में विदेशी और केमिकल युक्त का टैग दे दिया। अब उनकी स्ट्रैटेजी थी कि इंडियन कस्टमर्स के दिल में यह बिठाना है कि विदेशी कंपनीज का माल ना सिर्फ देश के खिलाफ है बल्कि सेहत के लिए भी खतरनाक है। इसलिए उन्होंने अपनी योग गुरु वाली इमेज का पूरा फायदा उठाया, लोगों का भरोसा जीता और फिर उस भरोसे को पतंजलि के प्रोडक्ट्स के लिए एक ब्रिज बना दिया। अभी हाल ही के रूह अफ़ज़ा वाला किस्सा भी याद करो। जब पतंजलि ने अपना शरबत लॉन्च किया तो बाबा रामदेव ने सीधा हमदर्द के रूह अफ़ज़ा को निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि शरबत के मामले में उसका डोमिनेंस है। उनका नैरेटिव था कि रूह अफ़ज़ा में शुगर ज्यादा है और यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसी के साथ यह भी बोला कि रूह अफ़ज़ा का पैसा देश के खिलाफ जाता है। एक इमोशनली चार्ज्ड क्लेम जो फैक्ट से ज्यादा सेंटिमेंट पे बेस्ड था। और यह एक पुरानी टेक्टिक है कि पहले कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के रिलेटेड डाउट डालो, फिर अपना प्रोडक्ट देसी और हेल्दी बोल के पुश करो। बाबा का यह स्टाइल रेपिटेशन बायस का एक परफेक्ट यूज था। एक बार डाउट डाल दो, फिर अपने योगा कैंप्स, टीवी अपीयरेंसेस और सोशल मीडिया के जरिए उसे बार बार एम्पलीफाई करो ताकि लोग इन द एंड उसे सच मान ही लें। दोस्तों, ठीक ऐसा ही होता है ग्लोबल परसेप्शन नैरेटिव में, एक सटल तरीके से सॉफ्टवेयर पावर के थ्रू इन्फ्लुएंस। वेस्टर्न एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, मीडिया हाउसेज एंड इवन एनजीओस कई बार अपने रिपोर्ट्स के जरिए ऐसे कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं जो साइंटिफिक कम और स्ट्रैटेजिक ज्यादा लगते हैं। जैसे कि इंडियन कॉटन इज अनसस्टेनेबल,
या चाइल्ड लेबर इन इंडियन गारमेंट फैक्ट्रीज। इनमें कुछ केसेस जेन्युइन होते हैं डेफिनेटली, लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन ऐसे होती है जैसे पूरा सिस्टम ही फ्लॉड हो, जबकि ग्राउंड रियलिटी ऑफन काफी कॉम्प्लेक्स होती है। और इंडिया के एक्सपोर्ट्स के खिलाफ ये टूलकिट कई बार छोटी छोटी हेडलाइंस, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया पोस्ट्स में छुपी मिलती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि प्रोपेगेंडा हमेशा सीधा अटैक नहीं करता, कभी कभी ये अप्रिसिएशन के रूप में होता है, जैसे कि इंडिया के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं लेकिन, दोस्तों इस लेकिन के बाद आता है नैरेटिव ट्विस्ट, जैसे इंडियन राइस इज डिलिशियस बट मे कंटेन पेस्टिसाइड रेजिड्यू, या इंडियन फार्मा इज एफिशिएंट बट क्वालिटी कंट्रोल्स के मामले में कमजोर है। यह क्वालिफाइड प्रेज एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, ट्रस्ट भी देना और साथ ही उस ट्रस्ट को फ्रेजाइल बना देना। और इसी की बदौलत ये लोग हमारे फार्मा सेक्टर को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं। आज दुनिया के हर कोने में किसी न किसी शेल्फ पर आपको मेड इन इंडिया दवाई मिल ही जाएगी, चाहे फिर वो अफ्रीका के रिमोट क्लिनिक हो या यूरोप के टॉप टायर हॉस्पिटल। इंडियन जेनरिक्स लगभग हर जगह पहुंच चुकी है और इस जर्नी के पीछे है डिकेड्स की रिसर्च, लैक्स ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स और एक ऐसी सप्लाई चेन जो लाइटनिंग फास्ट है। इंडिया आज दुनिया का लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक ड्रग्स है और यह स्टेटस किसी ने गिफ्ट नहीं करा हमें, यह हमने जीता है। लेकिन जितनी तेजी से इस टैग के बदौलत भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने ग्लोबल मार्केट को कैप्चर किया, उतना ही तेजी से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, चीप बट अनसेफ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इसका मतलब यह था कि हां इंडियन दवाइयां सस्ती होती हैं, लेकिन क्या वो सेफ हैं? क्या वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं? और फिर शुरू हुआ एक स्लो बट स्टेडी कैंपेन, जहां वेस्टर्न मीडिया, रेगुलेटर्स और कुछ इंडस्ट्रियल लॉबिस्ट ने इंडिया की फार्मा इमेज को धूमिल करने की कोशिश की। इसमें सबसे पहला और बड़ा टूल बना यूएस का FDA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। टेक्निकली FDA का काम है इंश्योर करना कि इंपोर्टेड मेडिसिन अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। लेकिन जब इंडिया की मेजर फार्मा कंपनीज जैसे कि रैनबैक्सी, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे बड़े बड़े जायंट्स पर बार बार इंस्पेक्शंस और बैन्स लगाए जाते हैं, तो एक पैटर्न सामने आया। इंस्पेक्शन सिर्फ कंप्लायंस के लिए नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के लिए भी बनाए होते हैं। मीडिया हेडलाइंस बनने लगी कि इंडियन ड्रग मेकर्स फेल द यूएस क्वालिटी टेस्ट्स, इंडियाज फार्मा फैक्ट्रीज आर अंडर द ग्लोबल स्क्रूटनी, लो कॉस्ट इंडियन ड्रग्स रेज सेफ्टी कंसर्न्स। अब इन हेडलाइंस के नीचे छुपी थी एक कहानी कि कैसे मल्टीनेशनल्स जो अपने ब्रांडेड ड्रग्स के लिए हाई प्रीमियम चार्ज करते हैं, वो इंडियन जेनरिक्स के कारण अपना मार्केट शेयर लूज कर रहे थे। इमेजिन कीजिए, एक अमेरिकन कस्टमर पहले $100 में एक दवा लेता था और इंडिया का जेनरिक वर्जन सिर्फ $10 में अवेलेबल है, वो भी सेम कंपाउंड के साथ। यह सिर्फ कंपटीशन नहीं, एक इकोनॉमिक थ्रेट बन गया था उनके लिए। 2013 में जब रैनबैक्सी को यूएस मार्केट से टेम्परेरीली बैन किया गया, तो ग्लोबल मीडिया ने इसे एक तरह से इंडियाज फार्मा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के रूप में फ्रेम किया, जबकि सच यह था कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को पूरी इंडस्ट्री के अगेंस्ट वेपनाइज किया गया। एक भी वेस्टर्न मीडिया आउटलेट ने इस बात को हाईलाइट नहीं किया कि रैनबैक्सी के बैन के बाद भी इंडिया ने 150 कंट्री से ज्यादा रैनबैक्सी के प्रोडक्ट्स की अनइंटरप्टेड सप्लाई दी, जिसमें कि लाइफ सेविंग एड्स ड्रग हमने अफ्रीका को दिए, एंटी मलेरियल्स साउथ ईस्ट एशिया को दिए और कैंसर ड्रग्स साउथ अमेरिका को दिए। यही नहीं दोस्तों, एक और हिपोक्रेसी दिखाई देती है। जब वेस्टर्न ड्रग मेकर्स पर लॉसूट्स लगते हैं, जैसे ओपियोइड क्राइसिस के केस में, जहां 2019 में दुनिया भर में इससे करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई, तो उस समय इसे महज एक कॉर्पोरेट एरर या मैनेजमेंट फेलियर कह दिया जाता है। लेकिन जब भारतीय कंपनी से एक माइनर लेबलिंग इशू भी हो जाता है, तो उसे फ्रेम किया जाता है एज अ सिस्टमैटिक फेलियर। डबल स्टैंडर्ड्स इतने शार्प होते हैं कि समझने वाले समझ जाते हैं, ये सिर्फ कंप्लायंस की बात नहीं, ये एक पावर प्ले है। यह भी सोचने वाली बात है कि जब कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मा सप्लाई चेन्स कोलैप्स होने लगी थी, तब कौन आगे आया? भारत। हमने मिलियंस ऑफ वैक्सीन एक्सपोर्ट किए अंडर वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम, इंक्लूडिंग डेवलप्ड नेशंस भी तब हमसे वैक्सीन मांग रहे थे। इंडिया ने 96 से ज्यादा देशों को 162.96 मिलियन वैक्सीन डोज भेजी थी। उस वक्त भारत को सभी ने अप्रिशिएट किया था, इंक्लूडिंग WHO। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक का प्रेशर कम हुआ, फिर वही ओल्ड नैरेटिव एक्टिव हो गया। डाउट्स अबाउट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, प्राइसिंग, सेफ्टी। ये जो चीप बट अनसेफ वाला टैग है, वो इंडियन प्रोडक्ट्स को लो ट्रस्ट जोन में डालने का एक साइलेंट वेपन है। जब लोग सोचने लगते हैं कि शायद ये सस्ती है इसलिए खराब होगी, तब उनका अनकॉन्शियस बायस बन जाता। आप खुद ही एग्जांपल ले लो। जब आप कपड़े खरीदने जाते हो तो आप कितनी बार सोचते हो कि ये महंगा है तो अच्छा ही होगा, और अगर सस्ता है तो कोई ना कोई इशू होगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सस्ता है तो क्वालिटी से समझौता किया होगा।
बट ब्रांड्स ने परसेप्शन ही ऐसा क्रिएट कर रखा है कि हमें महंगी चीज ज्यादा अच्छी लगती है एज कंपेयर टू द लो कॉस्ट प्रोडक्ट। ऐसे में हम प्रोडक्ट क्वालिटी का असली एनालिसिस नहीं कर पाते, सिर्फ ओरिजिन पे फोकस करते हैं, और यही प्रोपेगेंडा का मेन गोल होता है कि दिमाग से भरोसा हटा देना। पर सच ये है दोस्तों कि इंडिया की फार्मा ने दुनिया के सबसे टफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को पास किया है। यूएस का एफडीए, यूके का एमएचआरए, डब्ल्यूएचओ का जीएमपी, ईएमए ऑफ यूरोप एंड टीजीए ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन अप्रूवल्स के बिना एक एस्प्रिन तक एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। फिर भी जब मीडिया फ्रेमिंग सिर्फ नेगेटिव हाईलाइट करती है तो पब्लिक परसेप्शन धुंधला पड़ जाता है। ये हमारे मसालों तक में अपना नैरेटिव घुसाने में बाज नहीं आते। दोस्तों, हमारी मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, वो एक कल्चर, एक हेरिटेज प्रोड्यूस करती है, और इस हेरिटेज को हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के जरिए दुनिया तक पहुंचाते हैं। भारत दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर्स में आता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू राइस, स्पाइसेस, टी, पल्सेस, फ्रूट्स, और अब तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस भी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट बन चुका है। लेकिन जब से इंडिया का यह सेक्टर इंटरनेशनल मार्केट्स में आगे बढ़ने लगा है, तब से एक नया पैटर्न देखने को मिला है। दरअसल जैसे ही कोई इंडियन प्रोडक्ट ज्यादा पॉपुलर होने लगता है, वैसे ही उस पर हेल्थ कंसर्न का टैग चिपका दिया जाता है। सेम वही टूल किट, बस एक लैब रिपोर्ट, एक न्यूज आर्टिकल या एक एनजीओ कैंपेन, और पूरा एक्सपोर्ट ग्राफ हिलने लगता है। इसे बासमती राइस के केस से समझते हैं। इंडिया का बासमती दुनिया भर में एक लग्जरी आइटम की तरह देखा जाता है। रिच अरोमा, लॉन्ग ग्रेन, परफेक्ट टेक्सचर। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में हमारे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर $25.14 बिलियन हो गया था। और इस फार्म सेक्टर शिपमेंट्स में वृद्धि मुख्य रूप में राइस एक्सपोर्ट से 20% की तीव्र वृद्धि के कारण हुई थी। अब अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, बासमती और गैर बासमती वैरायटीज सहित राइस एक्सपोर्ट्स 2024-2025 में ईयर ऑन ईयर 20% बढ़कर $12.47 बिलियन से ज्यादा हो गए। लेकिन दोस्तों, ईयू ने बार बार इंडियन बासमती कंसाइनमेंट्स को पेस्टिसाइड रेजिड्यू के नाम पर रिजेक्ट कर दिया। कभी ट्रिक्लेजोल लिमिट एक्सीड कर गया, तो कभी उन्हें आर्सेनिक लेवल्स हाई लगे। अब ये वही राइस है जो सालों से वहां जा रहा था, और अचानक उनका स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट हो गया। जब इंडियन एक्सपोर्टर्स ने पूछा कि भाई क्या ये स्टैंडर्ड सब कंट्रीज पे इक्वली अप्लाई होते हैं, तो जवाब में वो सिर्फ चुप थे। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर वो चुप क्यों थे? उनकी ये चुप नॉन टेरिफ बैरियर्स होते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि किसी कंट्री के ट्रेड को अटैक करने के लिए टैरिफ्स का सहारा लिया जाता है। इसके तहत डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह लगाकर व्यापार को बाधित किया जाता है। लेकिन जब किसी कंट्री के व्यापार को डायरेक्ट नुकसान ना पहुंचाकर इनडायरेक्ट वे में किया जाए, तो उसे नॉन टेरिफ बैरियर्स कहते हैं। कई कंट्रीज क्वालिटी इशू, एनवायरमेंट इशू, हेल्थ आदि के कंसर्न रेज करती हैं। लेकिन दोस्तों, नाम भले ही हेल्थ रेगुलेशन हो, लेकिन इनका असल मकसद ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होता है। क्या आपने कभी सुना है कि सेम पेस्टिसाइड के लिए वियतनाम के राइस या थाईलैंड के जैस्मीन राइस को वैसी स्क्रूटनी मिली हो? शायद नहीं, क्योंकि ये हेल्थ कंसर्न का लॉजिक सिलेक्टिव होता है। अब अगर अपने मसालों की बात करें तो हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सिर्फ मसाले नहीं, ये इंडियन किचन्स की शान है। जब अमेरिका और यूरोप में टर्मरिक लाते और गोल्डन मिल्क ट्रेंड बन गया, तब सबने इंडियन हल्दी के मेडिसिनल क्वालिटीज के गीत गाए। लेकिन जब इंडिया ने मास स्केल पर टर्मरिक एक्सपोर्ट करना शुरू किया, तब कुछ वेस्टर्न वॉचडॉग्स ने रिपोर्ट्स निकालनी शुरू कर दी। हेवी मेटल्स फाउंड इन इंडियन टर्मरिक, एडल्ट्रेशन इन इंडियन रेड चिली, फंगल टॉक्सिन्स इन इंडियन स्पाइसेस। ये सब सुनकर आप सोचेंगे कि क्या हम सिर्फ मसाले नहीं, पॉइजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं? लेकिन असली बात यह है कि इंडियन स्पाइसेस की डिमांड इतनी हाई हो गई थी कि लोकल प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स इन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए वो एक कंपटीशन बन गए थे। जब उनका लोकल सिनेमन और टर्मरिक शेल्फ पे बिकता नहीं और इंडियन पैकेट्स लोग भर भर के घर ले जा रहे थे, तो ऑब्वियसली एक डिस्कंफर्ट क्रिएट होना ही था। और फिर उस डिस्कंफर्ट का सोल्यूशन निकलता है, एंड दैट वाज टू क्रिएट सस्पेशन। दोस्तों, हमारी टी इंडस्ट्री भी इसी नैरेटिव का शिकार हुई। असम और दार्जिलिंग की चाय को ग्लोबल ब्रांडिंग मिल चुकी थी। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से इंडिया ने 2024 में 254 से 255 मिलियन केजी चाय एक्सपोर्ट की, और उम्मीद है कि 2030 तक 300 मिलियन केजीज एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव हो सकता है। इंडिया की चाय की एक्सपोर्ट वैल्यू 2024 में 7,112 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में काफी अच्छी ग्रोथ थी। 2024 में इंडिया श्रीलंका को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा चाय एक्सपोर्टर बन गया। अब इस तरह जब हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ने लगे, तब कुछ यूरोपियन वॉचडॉग्स ने कहना शुरू कर दिया, एक्सेसिव फ्लोराइड लेवल्स, ट्रेस केमिकल्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। इन सब कंसर्न्स के अराउंड स्टेट लेबर प्रैक्टिसेस को भी हाईलाइट किया गया।
इंटरेस्टिंग बात यह थी कि रिपोर्ट्स तब आई जब इंडियन एक्सपोर्टर्स ने ईयू के प्रीमियम मार्केट्स में अपना प्रेजेंस बनाना स्टार्ट कर दिया था। और आयरनी यह थी कि जब सेम प्रोडक्ट्स किसी वेस्टर्न ब्रांड की पैकेजिंग में जाते थे तो उनमें लिखा होता था एथिकली सोर्स्ड, ट्रिपल क्लीन्ड या ऑर्गेनिक फ्रॉम लोकल पार्टनर्स, तब उन्हें हेल्थ का कोई कंसर्न कभी नहीं आया। तो क्या प्रॉब्लम असल में प्रोडक्ट की है या प्रोड्यूसर की? इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा का कोर वेपन होता है कंज्यूमर फियर। अगर एक एंड कस्टमर को लगने लगता है कि इंडियन स्पाइस से एलर्जी हो सकती है या चावल में केमिकल होगा तो वो ऑटोमेटिकली लोकल ब्रांड चूज करने से कतराएगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द वेस्टर्न लॉबी वांट्स। एक और एलिमेंट होता है डॉक्यूमेंट्रीज और सोशल मीडिया के कैंपेन्स। कभी कभी एक वायरल वीडियो जिसमें किसी इंडियन फील्ड में पेस्टिसाइड स्प्रे होता दिखाई दे रहा है, लोगों के ट्रस्ट को एक झटके में कोलैप्स कर देता है। आपने भी कई बार रील्स या शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो में देखा होगा कि कोई व्यक्ति सब्जी को हरा करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है, या किसी फ्रूट को पकाने के लिए केमिकल का यूज करते हुए दिखाया जाता है, या लौकी या खीरे को विद इन सेकेंड्स में इंजेक्शन लगाकर बड़ा होता दिखाया जाता है, जबकि कई बार वो सच्चाई नहीं होती। पर आप शायद ये नहीं देखते कि वो क्लिप दरअसल 10 साल पुरानी थी या वो एक स्पेसिफिक क्रॉप के लिए थी, लेकिन आपका परसेप्शन बन चुका होता है। आज भी जब कोई इंडियन प्रोडक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर पर रोका जाता है प्रिकॉशनरी मेजर्स के नाम पर, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जरूर होता है। फार्मर्स को, ट्रेडर्स को और सबसे ज्यादा देश के ब्रांड को नुकसान होता है। और जब वही चीज किसी वेस्टर्न कंट्री के प्रोडक्ट के साथ होती है तो उसे आइसोलेटेड क्वालिटी लैप्स कह दिया जाता है। तो फिर आप में से कई लोग ये पूछ सकते हैं कि क्या इंडिया के एग्री एक्सपोर्ट्स में कोई इश्यूज नहीं होते? जी हां, जरूर होते हैं, हर कंट्री के होते हैं। लेकिन जब सिर्फ एक देश के प्रोडक्ट्स को बार बार स्पॉटलाइट्स मिला के सस्पेक्ट बनाया जाए तो समझ आना चाहिए कि यह चिंता के नाम पर दुष्प्रचार यानी कि एक डिस्गाइज्ड प्रोपेगेंडा करने की कोशिश है। एक ही स्ट्रेटजी है जिसका गोल है मार्केट डोमिनेंस बनाए रखना। दोस्तों, इसके अलावा नाम आता है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। हमारी टेक्सटाइल सिर्फ इकोनॉमिक इंजन नहीं है, ये कल्चरल पावर हाउस भी है। बनारसी सिल्क, कांचीपुरम की साड़ीज, गुजरात की कॉटन, असम की हैंडलूम्स, हर धागे में सदियों की कला और कहानियां हैं। जब ये ग्लोबल मार्केट में चमके तो फास्ट फैशन जायंट्स जैसे कि ज़ारा और H&M ने इंडिया की क्राफ्ट्समैनशिप को अपनी सप्लाई चेन का हिस्सा बना लिया। लेकिन जैसे ही इंडियन गारमेंट्स ने उनके मार्केट में धाक जमाई, एक नया नैरेटिव शुरू हुआ, लेबर एक्सप्लॉयटेशन। पहले रिपोर्ट्स निकाली गई, इंडियन फैक्ट्रीज में पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं। फिर वही स्टोरीज ऑफ चाइल्ड लेबर, अनसेफ एनवायरमेंट्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चलाया गया। इनमें से कुछ सच था, कुछ एग्जेजरेशन थी और कुछ पूरा नैरेटिव कंस्ट्रक्शन था। लेकिन इन सब की फ्रेमिंग ऐसे हुई कि पूरा इंडस्ट्री ही सस्पेक्ट बन गया। आयरनी ये थी कि जब बांग्लादेश या वियतनाम में सिमिलर कंडीशंस रिपोर्ट हुई तो उन्हें इमर्जिंग इकोनॉमी चैलेंजेस कहकर टाल दिया गया। लेकिन इंडिया के केस में उन्हें लेबल किया गया सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन के नाम से। वेस्टर्न मीडिया ने इसे पूरे का पूरा सिनेमैटिक रूप दे दिया। डॉक्यूमेंट्रीज में धागा स्पिन करते हुए बच्चे, छोटे वर्कशॉप्स और वर्कर्स के रोने धोने के क्लोजअप्स, इमोशनल इंटरव्यूज दिखाए गए। इसका मकसद वेस्टर्न कंज्यूमर्स के दिल में गिल्ट डाल दो, सो दैट जब वो मेड इन इंडिया लेबल देखें तो वो हेजिटेट करें। 1990 के दशक का कारपेट इंडस्ट्री वाला किस्सा सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। इंडियन कारपेट्स ने यूरोप और यूएस में मार्केट कैप्चर कर लिया था, वहीं इनकी अच्छी खासी डिमांड थी। लेकिन इसी बीच एक नैरेटिव चला, इंडियन कारपेट्स चाइल्ड लेबर से बने हैं। हालांकि ये बात कुछ हद तक सही थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू अ 1992 सर्वे बाय नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक सर्च यानी कि NCAER, the population of working children was 8% of the total labor force. उस टाइम हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा था कि चाइल्ड लेबर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। लेकिन एक्टिविस्ट, जिसमें सबसे मेन थे कैलाश सत्यार्थी और वेस्टर्न मीडिया ने इसे इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया कि यूरोप के कस्टमर्स ने हमारी कालीन का बाइकॉट करना शुरू कर दिया। जर्मनी, जो हमारे कारपेट्स का सबसे बड़ा बायर था, उसने प्रूफ मांगना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि पहले प्रूफ लाओ कि कारपेट्स बच्चों के द्वारा नहीं बनाए गए। यूएस में तो चाइल्ड लेबर डिटरेंस एक्ट जैसे प्रपोजल्स आए जिन्होंने चाइल्ड लेबर वाली गुड्स के इंपोर्ट पर रोक लगा दी। रिजल्ट, इंडियन कारपेट इंडस्ट्री का 50% प्रोडक्शन ठप हो गया एक ही झटके में। इसके बाद ये डाउन ही होता गया। बट दूसरी तरफ अगर देखें तो आज रियलिटी यह है कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स जैसे कि रैप, SA8000 और सेडेक्स जैसे इंटरनेशनल ऑडिट्स पास करते हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा का जादू यह है कि वो एक आइसोलेटेड इशू को पूरी इंडस्ट्री का सच बना देता है, और जब परसेप्शन बिल्ड हो जाता है तो फैक्ट्स कमजोर पड़ जाते हैं। दोस्तों, इस बात से तो सभी वाकिफ ही होंगे कि इंडिया की IT इंडस्ट्री आज भी दुनिया के बिजनेस मॉडल्स को नए रंग में रंग रही है। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL ये सिर्फ कंपनीज नहीं बल्कि एक नई सोच के लीडर हैं।
जब दुनिया आउटसोर्सिंग और रिमोट वर्क को बस लो कॉस्ट ऑप्शन समझती है, इंडिया उसे इनोवेशन और स्ट्रैटेजी का पावर हाउस बनाता है। लेकिन यह सफलता भी एक नैरेटिव के निशाने पे आ गई। वेस्टर्न लॉबीज आज भी कहानियां गढ़ रही हैं। इंडियन आईटी इंजीनियर्स सस्ते हैं इसलिए जॉब्स छीन रहे हैं। फिर एक नया एंगल आता है, इंडियंस बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, इनोवेशंस नहीं लाते। और जब इंडियन टैलेंट सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप्स लॉन्च करता है या टॉप टेक फर्म्स में लीड करता है तो नए नेबल्स लगने शुरू हो जाते हैं। रिवर्स ब्रेन ड्रेन, वीजा मिसयूज, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, बार बार वही छोटे छोटे केसेस उछलते हैं जहां कोई इंजीनियर पे आईपी वायलेशन का इल्जाम लगा हो। हालांकि स्टैटिस्टिकली ये केसेस एकदम नेग्लिजिबल होते हैं। इसके बाद आता है मीडिया का रोल। मीडिया इन्हीं को एम्प्लीफाई करके एक परसेप्शन बनाता है कि शायद इंडियन डेवलपर्स क्रिएटिव नहीं बल्कि कॉपीकैट हैं। ये डेंजरस परसेप्शन है क्योंकि जब कोई ग्लोबल कंपनी इंडिया से सॉफ्टवेयर सर्विसेज लेती है तो वो ट्रस्ट पे बेस होता है, और जब वो ट्रस्ट अंडरमाइन हो तो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पे इफेक्ट पड़ता है। अगेन ये एक नैरेटिव की तरह इकोनॉमिक डिफेंस मैकेनिज्म है। दोस्तों अब एक नए जमाने का नैरेटिव आ गया है, सस्टेनेबिलिटी। आज हर प्रोडक्ट इको फ्रेंडली, कार्बन न्यूट्रल या एथिकली सोर्स्ड बनना चाहता है। लेकिन जब इंडियन प्रोडक्ट्स जो सेंचुरी से ऑर्गेनिक और हैंडमेड होते आए हैं सस्टेनेबिलिटी के नाम पे रिजेक्ट होने लगते हैं तो समझ जाइए कहानी क्या है। एग्जाम्पल, इंडियन लेदर इंडस्ट्री। कानपुर और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में लेदर एक्सपोर्ट्स एक मेजर लाइवलीहुड सोर्स है। लेकिन जब वेस्टर्न बायर्स ने कहना शुरू किया कि इंडियन लेदर अनएथिकल है या इससे एनवायरमेंटल हजार्ड है, तब ऑर्डर्स हमारे गिरने लगे। जबकि वही लेदर जब किसी यूरोपियन कंपनी के नाम से रीब्रांड होता है तो वो इको टैंड, वेजिटेबल डाइड और आर्टिसन मेड बन जाता है। और यहां पे एक बात गौर से समझिए कि सस्टेनेबिलिटी एक जरूरी वैल्यू है, लेकिन जब उसे सिलेक्टिव वेपन बनाया जाए, स्पेशली इंडियन प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करने के लिए और वेस्टर्न को प्रमोट करने के लिए, तो वो एक फेयर ट्रेड नहीं, बायस्ड ट्रेड बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कई बार प्रोपेगेंडा डायरेक्ट नहीं होता, वो आता है एनजीओ रिपोर्ट्स के जरिए जिनका फंडिंग सोर्स अनक्लियर होता है, या फिर एक थिंक टैंक का व्हाइट पेपर जिसमें इंडिया के लेबर प्रैक्टिसेस पे क्वेश्चन उठता है, या फिर एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री जो एक ही तरह की स्टोरीज बताती है। इन रिपोर्ट्स की लैंग्वेज होती है मे बी, पॉसिबली, अलेज्डली, लेकिन उनका इंपैक्ट होता है सॉलिड। ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करती हैं। जो इंपोर्टर था वो रिस्क लेने से डरते हैं, जो इन्वेस्टर था वो पॉज पे चला जाता है। ये सॉफ्ट अटैक होते हैं, बुलेट्स नहीं चलती लेकिन माइंडसेट शिफ्ट जरूर होता है, और यही प्रोपेगेंडा का पावर है। अब ये देखो पाकिस्तान की एक हरकत, रिसेंटली सोशल मीडिया कैंपेन्स खासकर एक्स पर इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बदनाम करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के आईएसआई बैक्ड हैंडल्स ने फेक न्यूज फैलाई जुलाई 2024 में कि फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सप्लोजन ने इंडोनेशिया को इससे दूर कर दिया। पाकिस्तानी अकाउंट्स द्वारा एक दावा किया गया कि इंडियन मेड ब्रह्मोस मिसाइल खराबी के कारण विस्फोट हो गया, जिसमें कई फिलीपीन नेवी पर्सनल की मौत हो गई, जबकि यह झूठ था। ना कोई एक्सप्लोजन हुआ और ना ही इंडोनेशिया ने डील कैंसिल करी। यह कैंपेन इंडिया के डिफेंस प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को सस्पेक्ट दिखाने के लिए था, बिल्कुल उसी तरह जैसे आईटी सेक्टर्स को अनओरिजिनल या अनरिलायबल दिखाया जाता है। इसके साथ ही एक और घातक नैरेटिव चल रहा है जिसमें पाकिस्तानी फंडेड एनजीओज और लॉबीज इंडियन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बदनाम करने में लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान द्वारा फंडेड एनजीओज इंडियन आईटी और दूसरे सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यह दावा करते हुए कि इनमें चाइल्ड लेबर या फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल होता है। ये ग्रुप्स खास करके यूरोपियन यूनियन और चाइना में इंडियन एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए नेगेटिव कैंपेनिंग करते हैं ताकि इंपोर्टर्स इंडिया से सोर्सिंग ना करें। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है जो इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट को वीकन करने के लिए बनाया गया है। तो ऐसे में सवाल आता है दोस्तों कि क्या इस पर इंडिया को रिएक्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल, रिस्पॉन्ड तो हमें करना चाहिए। हमें अपने नैरेटिव को खुद लिखना होगा, मीडिया प्रेजेंस बनानी होगी, डेटा ट्रांसपेरेंसी लानी होगी और अपनी सक्सेस स्टोरीज को एम्प्लीफाई करना होगा। आप बीबीसी का नाम जानते हो, साथ ही बहुत से लोग अल जजीरा का नाम भी जानते होंगे। ये दोनों मीडिया हाउसेस अपनी ओरिजिन कंट्रीज के ग्लोबल चीयर लीडर्स हैं। ऐसे ही दूसरी कंट्रीज के भी अपने चैनल हैं, चाहे बात उनके कल्चर की हो, पॉलिटिक्स की हो या किसी कंट्रोवर्सी की। ये अपने नैरेटिव को इतनी चतुराई से प्रेजेंट करते हैं कि दुनिया उनकी बात को सुनती है और अक्सर मानती भी है। लेकिन अब जरा सोचिए, इंडिया के पास ऐसा ग्लोबल मीडिया चैंपियन कहां है? कोई चैनल, कोई प्लेटफॉर्म जो दुनिया की स्टेज पर भारत का झंडा लहराए, हमारी सक्सेस की स्टोरीज को एम्प्लीफाई करे और गलत नैरेटिव्स को सीधा चैलेंज करे। देखिए फिलहाल तो कोई ऐसा नाम नजर नहीं आता, ना प्राइवेट ना सरकारी, लेकिन यह कमी हमें रोक नहीं सकती।
सोचो अगर इंडिया एक ऐसा ग्लोबल मीडिया पावर हाउस बनाए जो ना सिर्फ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन की बात करे, बल्कि हमारे कल्चर, डाइवर्सिटी और विजन को भी दुनिया के सामने रखे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बोले कि इंडिया सिर्फ चीप लेबर का हब नहीं, बल्कि क्वालिटी, टैलेंट और एम्बिशन का ग्लोबल पावर हाउस है। यह जमाना आजकल नैरेटिव बिल्डिंग है दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है। एक ऐसा चैनल जो दुनिया के हर कोने में इंडिया का नैरेटिव सेट करेगा, और यह सपना इतना बड़ा नहीं कि हकीकत ना बन पाए। और अगर आज की डेट में प्रोपेगेंडा एक बैटलफील्ड बन ही गया है, तो वो चैनल इस पूरी की पूरी बैटल में हमारा हथियार होगा। प्रोपेगेंडा कोई नया शब्द नहीं, लेकिन इसका रूप बदल गया है। आज के ग्लोबल ट्रेड में जहां इकोनॉमिक्स और परसेप्शन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, इंडिया के अगेंस्ट चलाए जाने वाले नैरेटिव्स को समझना और उन्हें स्मार्टली टैकल करना जरूरी बन गया है। दोस्तों, यह सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन जब ट्रूथ, क्वालिटी और इंटेंशन साफ हो तो किसी भी फॉल्स नैरेटिव को टूटने में देर नहीं लगती। दोस्तों, इंडिया की एक्सपोर्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक देश की शान है, और उस शान को प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस मामले में अपने विचार भी कमेंट करो, और हां, इस वीडियो को जितना शेयर किया जा सकता है करिए, और लाइक भी करिए, ताकि हमारे लोगों को सच्चाई का पता चल सके। जल्द मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।